नमस्कार, मैं हूं मनोज वर्मा और आप देख रहे हैं अटेंशन। और अटेंशन में आज बात होगी मुगल नहीं महान। जी हाँ, ये हम नहीं कह रहे हैं। दरअसल एनसीईआरटी सिलेबस में मुगल इतिहास के अध्यायों के पुनरीक्षण के बाद से देश में एक नई बहस छिड़ गई है। इस बदलाव ने मुगलों की क्रूरता और उनके शासनकाल की सच्चाई पर सवाल खड़े किए हैं। कांग्रेस इसे बदलाव को राजनीति के चश्मे से देख रही है, तो बीजेपी कह रही है कि अब बच्चों को असली भारत का इतिहास पढ़ाया जाएगा। लेकिन सवाल ये है कि क्या वोट बैंक की राजनीति के चक्कर में अब तक मुगलों के असल इतिहास को छुपाया गया, और क्या शिक्षा सुधार के जरिए भारतीय संस्कृति से बच्चों को जोड़ने का प्रयास हो रहा है? आज चर्चा इन्हीं सवालों के आसपास करेंगे, लेकिन पहले रिपोर्ट देखिए। अब नहीं पढ़ाए जाएंगे मुगल महान। एनसीईआरटी के बदले हुए सिलेबस पर घमासान। किताबों में मुगलों को महान किसने बताया? इस पर सियासत कई सालों से चली आ रही है, लेकिन अब एनसीईआरटी के सिलेबस रिवीजन से मुगलों की क्रूरता का नया अध्याय खुला है। कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में मुगल शासकों के धार्मिक फैसले, सांस्कृतिक योगदान और क्रूरता की नई व्याख्या की गई है। अकबर का शासन क्रूरता और सहिष्णुता का मिश्रण बताया गया है, तो बाबर को निर्मम जबकि औरंगजेब को एक कठोर इस्लामिक शासक कहा गया है। अब इस बदलाव पर बयानबाजी भी तेज है। बीजेपी का कहना है कि बच्चों को सही इतिहास जानना जरूरी है, लिहाजा ये कदम उचित है। देखिए, जब बात इतिहास की आती है तो ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम हमारे आने वाली पीढ़ी को कम से कम एक सही इतिहास पढ़ाएं। हमने जो इतिहास पढ़ा तो उसमें तो अकबर द ग्रेट की कहानियां थी। उसमें हमें नहीं बताया गया कि अकबर ने क्या दुराचार किया था। लेकिन अब समय आ चुका है कि हमें आने वाली पीढ़ी को हम सच इतिहास पढ़ाएं। इतिहास को करेक्ट करने का किताबों में अब समय आ चुका है। अब मुगलों की क्रूरता का नया अध्याय सामने आया तो इस पर सियासत भी शुरू हो गई। मुगलों की क्रूरता पर पर्दा डालने की दलीलें दी जा रही हैं कि मुगल पीरियड में गंगा जमुनी तहजीब थी, दंगे नहीं होते थे, ये भी बताया जा रहा है। तो वही कांग्रेस का इस बदलाव पर अपना नजरिया है। ऐसी शिक्षा जिससे व्यक्ति के जीवन में समझ पैदा ना हो और रोजगार ना मिले, ये शिक्षा बिल्कुल अप्रासंगिक है। और इस अप्रासंगिक शिक्षा की जनक है भारतीय जनता पार्टी, जो शिक्षा के द्वारा आदमी की ब्रेन की कंडीशनिंग करना चाहते हैं, उसको किसी विषय में पारंगत नहीं बनाना चाहते। किताब में बनारस, मथुरा और सोमनाथ में मंदिरों को तोड़ने और जैन, सिख, सूफी और पारसी समुदायों पर अत्याचार की घटनाओं का जिक्र है। तो शिवाजी को बेहतरीन रणनीतिकार बताया गया है। उनके बारे में लिखा गया है कि वे सभी धर्मों को सम्मान करते थे, फिर भी उन्होंने हिंदू मूल्यों को कायम रखा। खैर, असल जंग किताबों में हटाए या जोड़े गए चैप्टर की नहीं है। जंग तो उस वोट बैंक की है जिसकी वजह से शायद कई दशकों से मुगलों को महान बताया जा रहा था। इसीलिए अब सवाल उठ रहे हैं कि क्या इतिहास का नया पाठ भविष्य की नई सोच बनाएगा या किसी विचारधारा के रंग में रंग जाएगा? देश के बच्चों के मन में अब कौन सी पहचान अंकित होगी? ब्यूरो रिपोर्ट, अनादि टीवी। तो इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ थोड़ी देर में जुड़ेंगे शिक्षाविद मोहित यादव और डॉक्टर जवाहर सूरी शेट्टी और हमारे सहयोगी ब्रजेश चौक से। ब्रजेश जी, मुगल नहीं महान, अगर ये है इतिहास की जो सच्चाई है उसको अगर पढ़ाया जा रहा है तो आपत्ति क्यों होना चाहिए? और अगर इतिहासविदों को हो किसी राजनीतिक दल को क्यों आपत्ति होना चाहिए? क्योंकि अगर जो इतिहास है और अगर अतीत में जो कुछ गलत आपने पढ़ाया है और उसको अगर सुधारने का प्रयास किया जा रहा है तो सबको इसका जो है स्वागत करना चाहिए। निश्चित तौर पर मनोज जी, स्वागत करना चाहिए। लेकिन यदि आपत्ति की जा रही राजनीतिक दल द्वारा तो इससे साफ जाहिर होता है कि आप सही नहीं पढ़ा रहे थे, क्योंकि आपने इतिहास को अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश की। आपने इतिहास के कुछ ऐसे पहलू हैं जिनको छिपाने की कोशिश की है, सच्चाई नहीं बताई ना आप लोगों को, तो बदलाव हो गई। और इससे जो आप कह रहे हैं कि इससे क्या होगा, आप किसी के दिमाग में ये भर देना चाहते, तो पहले इससे मतलब है कि आपने पहले दिमाग में ये भर दिया था। आप देखिए, शिक्षा से लेकर फिल्मों तक एक इतिहास देखिए आप कि किस तरह से लोगों में एक कोशिश की गई, नैरेटिव सेट करने की कोशिश की गई। तो आप गलत नैरेटिव सेट कर रहे थे क्या उस समय? आप यदि निष्पक्ष होते तो निश्चित तौर पर आज आप ये बात नहीं कह पा रहे होते कि गलत नैरेटिव। अकबर द ग्रेट
अकबर महान है। आप देखिए कि अकबर महान है तो फिर शिवाजी क्या है, महाराणा प्रताप क्या है? क्या ये महान नहीं है? आपको दोनों का इतिहास पढ़ाना चाहिए था, सच्चाई बतानी चाहिए थी कि अकबर के शासन में क्या क्या हुआ, औरंगजेब के शासन में क्या क्या हुआ। अकबर को आप सहिष्णु बता रहे हो, ठीक है, अच्छी बात है, अकबर द ग्रेट बता रहा हो, लेकिन एक दूसरा पहलू भी बताइए कि 30,000 लोगों को मार देते हो आप और बाकी के लोगों को गुलाम बना लेते हो। औरंगजेब की बात करिए, वो सैन्य शासक था, किस तरह से उन्होंने लोगों को धर्म परिवर्तन करने के लिए मजबूर किया। तो ये चीज भी आप बताते। बिल्कुल, हर आदमी के दो पहलू होते हैं, कुछ अच्छाई भी होती है उसमें, कुछ बुराई भी होती है, लेकिन आप अच्छाई बता रहे हैं, एक पहलू बता रहे हैं। तो आप किताब में ये बताया जा रहा है कि अकबर सहिष्णु भी था, लेकिन उसने क्या क्या किए थे वो भी बताया जा रहा है। तो क्या गलत है? दोनों चीजें हैं ना, बाकी पाठक के ऊपर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सियासी दलों ने जिस तरह से अपने हिसाब से पढ़ाने की कोशिश की, मुझे लगता है कि इस कारण से कांग्रेस से विरोध कर रही है जी। ना तब उससे रोजगार मिल रहा था, ना अब इससे रोजगार मिल रहा है। लेकिन इतिहास को सही दृष्टि में दोनों पहलू उसके बताया जाना चाहिए। लेकिन शिक्षा केवल रोजगार के लिए थोड़ी ना है कि जरूरी कि आपको रोजगार ही करना, इसलिए शिक्षित होना जरूरी है। निश्चित तौर पर शिक्षा का मतलब है कि आपको संपूर्ण जानकारी होनी चाहिए। आपको रोजगार के साथ साथ वो आपका अच्छा बेहतर इंसान बनाती है। जो इतिहास में जो गलतियां हुई है उनसे सबक लेने का काम आप सीखते हैं वहां से। लेकिन क्यों, क्या एक वजह नहीं है कि फिल्मों में आप देखिए अपने हिसाब से पटकथाएं लिखी गई, ऐसा नैरेटिव सेट करने की कोशिश की है। तो क्या जो मुकेश नायक कह रहे हैं कि अभी आप दिमाग को में भर देना चाहते हैं, नैरेटिव सेट कर देना चाहते हैं, तो क्या पहले की सरकारों ने वो कंडीशनिंग करने की कोशिश की गई थी क्या? तो ये आप पर डिपेंड करता है। जब आपने सही चीज को सही कहने की ताकत नहीं है राजनेताओं में, यदि सही है तो कहो कि हाँ स्वागत है, सही किया है। समय समय के अनुसार बदलाव होते रहते हैं, तो ये बदलाव भी आप एक तरह से उसको सही तरीके से देख सकते थे कि जरूरत के हिसाब से बदलाव हुआ है, समय की मांग के अनुसार बदलाव हुआ है, और जो तथ्य थे उनको रखा गया। दोनों पहलू रखे गए, अकबर के दोनों पहलू रखे गए हैं कि यदि वो सहिष्णु था तो आपने वो पहलू भी रखा है। अकबर ने 30,000 लोगों को मार दिया था, गुलाम बनाने की कोशिश की है, तो वो भी दिखाया गया। तो दोनों पक्ष है ना, बाकी पाठक पर छोड़ देना चाहिए, उसके विवेक पर छोड़ देना चाहिए। लेकिन सियासत है कि वो मानती नहीं, हर जगह उसको सियासत दिखती है और उसमें नफा नुकसान दिखता है। अपने हिस्से का नफा चाहिए, दूसरे के हिस्से में नुकसान जाना चाहिए। बिल्कुल। डॉक्टर जवाहर जी हमारे साथ मिल गए, बहुत स्वागत है जवाहर जी आपका। ये जो बदलाव है इसको आप कैसे देखते हैं? एकदम सही बदलाव है। और जब ये समीक्षा शुरू हो रही थी तब टारगेट ये दिया गया था कि जो इतिहास है या कोई भी विषय है वो सिर्फ पढ़ने के लिए नहीं है, सीखने के लिए। बिल्कुल। तो हम अपने बच्चों को ये सिखाना चाहते हैं कि अगर लड़ाइयां हुई हैं तो उसको मैं इतिहास से मिटा नहीं सकता हूँ, उसको जिस तरह से हुआ है उस तरह से पेश करें और ये दिखाएं कि इसमें क्या गलतियां हुई, क्या सही हुआ, ताकि हम सीख सकें कि गलतियां फिर से न दोहराएं। ये दिया गया था जब ये किताबें बन रही थी, और उस लिहाज से ये किताबों में बैलेंस है, या इन जितना भी कंटेंट लिखा गया इसमें बैलेंस है। मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि अगर बाबर का इतिहास लिखा गया है और इसको एक परिवर्तन किया गया कि क्लास 7 से क्लास 8 में कर दिया गया ताकि बच्चे थोड़े और परिपक्व हों और समझ सकें कि वायलेंस क्या होता है। हाँ, तो उसमें ये कहा गया कि बाबर एक बेहतरीन रणनीतिकार थे। जो शिवाजी में लिखा गया है वो बाबर में भी लिखा गया और वो पॉजिटिव है। लेकिन जो इस पे क्रिटिसिज्म कर रहे हैं वो ये चीजें उन्होंने या तो पढ़ी नहीं है पूरी चीज, या फिर सिर्फ अपोजिशन करना है इसलिए कर रहे हैं, ऐसा मुझे प्रतीत होता है। जी सर, एक तर्क और दिया जाता है बार बार कि जो राजपूताना है वो तो अकबर के साथ थे, लेकिन ये नहीं पढ़ाया जाता है कि जब अकबर ने चित्तौड़ में जो लड़ाई लड़ी थी वो तो उन्होंने राणा उदय सिंह को हराया था। और उसी समय जो इतिहासकार हैं, मनुची स्कॉलर थे, उन्होंने भी लिखा है कि दिल्ली से आगरा तक सिर दिखाई देते थे, कटे सिर लगभग 10,000 से ज़्यादा थे। वो उसको अगर पढ़ाया जाए तो फिर आपत्ति होने लग जाती है। नहीं, इसमें गलत ये नहीं है कि देखिए अकबर क्रूर थे और उन्होंने ये इसी किताब में चैप्टर में और बाद में भी लिखा गया है कि मैं समझ गया कि मैं क्रूर था, और ये क्रूरता बहुत काम की नहीं। उसके बाद वो उन्होंने एक समावेशी समाज बनाने की कोशिश की जिसमें उन्होंने राजपूतों को भी अपने इसमें मंत्रिमंडल में लिया, इस तरह का काम किया है उन्होंने। तो दोनों पक्ष अगर दिखाया जाए एक ही आदमी की जीवनी में, जिस तरह से अशोक में परिवर्तन आया उस तरह से उनका कहना है कि अकबर में परिवर्तन आया, तो इसमें मुझे कुछ गलत नहीं दिखता। हाँ, अगर चित्तौड़गढ़ में उन्होंने गलत किया और महिलाओं के ऊपर अत्याचार किया, बहुत सारे लोगों का वध किया,
ये सब चीजें दिखाने में कोई गलती नहीं है कि उनका एक रूप वो भी था, एक रूप ये था कि उन्हें दीन इलाही बनाई, सभी धर्मों का समावेश करके। तो दोनों चीज दिखाने में मुझे लगता है कोई गलती नहीं। लेकिन सर जो एक और बात होती है ना कि उन्होंने एक दीन इलाही चलाया, लेकिन उसको बाद में उन्हीं के लोगों ने खारिज कर दिया और बार बार तर्क दिया जाता है कि ये तो गंगा जमुनी तहजीब है। नहीं नहीं, ये गंगा जमुनी तहजीब नहीं है। एक आदमी की सोच से दीन इलाही बनी और उनके बाद में जो उनके वंशज आए वो अगर कट्टर इस्लामी थे तो उन्होंने उस चीज को खारिज कर दिया और वापस वो इस्लामिक कट्टरपंथी की तरफ चले गए। औरंगजेब का इतिहास बताता है कि अपने पिताजी को कैद करके और अपने भाइयों को मारने की जो बात कही जाती है तो उसको क्रूर नहीं तो और क्या कहेंगे हमारी बिल्कुल, जो अपने संस्कृति में। भाइयों का कोई सर जो है अपने पिता को थाली में रखकर भेज दे काट कर। ऐसा ही है। तो ये बच्चों को लग रहा है कि ये जो राजनीतिक लोग कह रहे हैं कि उनका ब्रेन वॉश कर दिया जा रहा है, कि एक बच्चा क्या उसको हम क्या ब्रेन वॉश करना कहेंगे इसको, कि अगर वो सही से इतिहास अगर उसको पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम उसको ये थोड़ी कह रहे हैं कि तुम भी एक मतलब इसको पढ़ने के बाद तलवार लो घोड़े बैठ के निकल जाओ और काट फाट मचा दो, ये कर दो या बदला ले लो जो इतिहास में हुआ उसका। उस हिसाब से आपको ब्रिटिशों ने या जलियांवाला बाग ये भी नहीं पढ़ाना चाहिए उस हिसाब से। तो यही क्यों आपको आपत्ति हो रही है? वो भी तो आप पढ़ाते रहे 43 के बाद से, और वो आपकी बनाई हुई किताबें, ये बिल्कुल सरासर बेकार की बात है। लेकिन जवाहर जी एक और तर्क दिया जाता है कि अतीत में कि जो भी शासक रहे वो जीतते थे तो वो अपने हिसाब से करते थे, तो उसमें ना अकबर ने गलत किया ना बाबर ने गलत किया। लेकिन हमने इतिहास में भी तो देखा है कि महाराजा रणजीत सिंह ने भी युद्ध जीते हैं, शिवाजी ने भी युद्ध जीते हैं, विजयनगर साम्राज्य भी अच्छा खासा लंबा चौड़ा था, लेकिन उनमें हमने कहीं ये नहीं पढ़ा कि उनमें से किसी शासक ने कहीं मस्जिदें गिरा दी हों, कहीं दरगाहें तोड़ दी हों, कहीं दूसरे धर्म के इबादत गाहों को मिटा दिया हो, तहस नहस कर दिया हो। हाँ, नहीं ये आप सही कह रहे हैं, लेकिन इसमें एक समझने वाली बात है जी कि इतने शासकों का नाम जो आप ले रहे हैं, जो अकबर है, बाबर है, औरंगजेब है, ये सब ये बाहर से आए हुए थे, ये भारतीय नहीं थे। जबकि रंजीत सिंह और कृष्णदेव राय ये सब जो है, विजयनगर साम्राज्य, ये सब भारतीय थे। तो हमारी संस्कृति की झलक हमारे राज्यों में और राज्यों में भी दिखता है। लेकिन सर ऐसे अंग्रेज भी तो बाहर से ही आए थे ना, जैसे हमारे कई एक वर्ग विशेष के लोग अक्सर कहते हैं कि हमारे बाप दादाओं ने कुतुब मीनार बनाया है, लाल किला बनाया है, फलानी एक मस्जिद बनाई है, लेकिन कोई ईसाई हिंदुस्तान में जो रहा वो कभी नहीं कहता है कि हमारे बाप दादाओं ने जो है ये हिंदुस्तान में पुराना संसद भवन बनाया था या ये इमारत बनाई थी। और जिन जो जहाँ से शासक आए थे, मुग़ल हों, अरब हों, मंगोल हों, वहाँ ऐसी कोई इतिहास में हमने देखी नहीं कि ऐसी कोई इमारतें हों उस जगह से जहाँ से आए हों और ये मान लिया जाए कि उन्होंने यहाँ से तामीर की। लेकिन जो अंग्रेज आए तो कम से कम जो अंग्रेज आया उनके तो हमको उनकी किताब दिख रही है, हिस्ट्री दिख रही है कि उनके देशों में वैसी इमारतें हैं, वैसे भी वो जो ऐतिहासिक महत्व की चीजें हैं। हाँ, नहीं सही बोल रहे हैं आप। जैसे ये जो मंगोल हैं या पर्शियंस हैं जो वहां से आए हैं, इनके देशों में बहुत समृद्धि नहीं थी और इन्होंने हमारे जैसे देश को लूट कर अपनी समृद्धि बनाने की कोशिश की। तो उन्होंने क्या किया है, इस राज्य में शासनकाल के वक्त अपने ऐशो आराम के लिए हमारे जजिया या हमारे लोगों से जो टैक्स कलेक्ट किया है उसी से इमारतें बनाई है। ये कोई उनकी धन दौलत छोड़ के नहीं गए, ये हमारी लूट है। और मजदूर भी तो है यहीं के थे, बाहर से नहीं लाए थे ना वो। हाँ वही, वो यहीं से लूटे हैं, यहीं पे लगाए हैं। तो कोई बहुत महान चीज नहीं किया उन्होंने। और दूसरा मनोज जी ये भी है ना कि जो बाहर से आए थे, आक्रांता आए थे, और जिस धर्म की हम बात कर रहे हैं उनका धर्म का बढ़ाव ही धर्म परिवर्तन से हो सका। लेकिन जिन राजाओं की आप बात कर रहा हूँ, जिस संस्कृति की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे ऐसा कोई है नहीं। हाँ, यहाँ तो घर वापसी का भी बाद में आया चलन, नहीं तो स्वीकार ही नहीं करता कोई। बिल्कुल, तो इस वजह से भी एक वजह रही है कि लोगों का अपने धर्म के प्रति बदलाव करने की कोशिश, आक्रांताओं ने जो क्रूरता की है कि भाई बदलाव किया है, धर्म परिवर्तन कराया है, या जिस तरह के वो उस समय हथकंडे अपनाए गए हैं, मंदिरों को तोड़ा गया है एक तरह से। अपनी बेटे और बेटी को उन्होंने भेजा और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, बिना तलवार के उसके किया उन्होंने। कहीं ऐसा नहीं है कि अशोक के बेटे बेटियों ने कोई की क्रूरता की हो या अशोक ने खुद, उनने तो हथियार डाल दिए थे बल्कि। और ऐसा भी नहीं हुआ कि आपने मंदिर मस्जिद तोड़कर वो किया हो। तो देखिए अलग अलग है, दोनों की सोच में अंतर है, लेकिन बदलाव हर जगह पे, हर वर्ग में, हर समाज में, हर व्यक्ति में अलग अलग वो देखा जाता है। हम देख रहे हैं कि आप अकबर की बात करते हैं तो अकबर का पहले का रोल देख लीजिए, बाद का रोल देख लीजिए, तो अंतर है ना।
अशोक की हम बात करें तो पहले का रोल देख लीजिए, बाद का रोल देख लीजिए, तो बदलाव आते रहते हैं। और अब जो किताब में दिखाया गया है वही तो है ना, दोनों रूप आपको दिखाए गए। पहले आप एक ही पक्ष पढ़ा रहे थे ना कि अकबर द ग्रेट, अकबर की बाकी चीजें नहीं पढ़ा रहे थे, तो आप दोनों चीजें बताइए ना। कोई अकबर के साथ ऐसा नहीं कहा कि उसको उसमें जो सहिष्णुता थी, जो उसमें बदलाव आए थे वो नहीं दिखाए गए, दोनों पक्ष दिखाए गए हैं ना। तो फिर इस पर आपत्ति क्यों? क्योंकि ये सबसे आपत्ति बड़ा करने सवाल है। वाला चाहता है कि वो एक ही पक्ष दिखाया जाए ताकि एक नैरेटिव बना रहे, एक वर्ग को साधा जा सके। यही सबसे बड़ा सवाल है कि आपत्ति किस बात की है? कुछ जोड़ा है ना, उसमें से कुछ घटाया नहीं है। जवाहर जी, जो इतिहास का जो पुनर्लेखन की बार बार एक बात होती है, तो कुछ एक ऐसा उसका कोई पैमाना भी तो होना चाहिए, चूंकि आप शिक्षा भी दें कि क्या पढ़ाया जाए। और अतीत में अगर हमने जो गलती की है तो क्या वो जरूरी थोड़ी कि उसको भविष्य में नहीं सुधारा जाए। और अगर सरकार ये सुधार रही है तो फिर उसमें आपत्ति क्यों होना चाहिए? और आपको नहीं लगता अब ये जो है पूरा ये बार बार किस्तों की जगह एक बार कर दिया जाए? क्योंकि जब अटल बिहारी की सरकार आती 6 साल, फिर थोड़े बहुत बदलाव होते हैं, फिर जब दूसरी सरकारें जाती हैं फिर वो थोड़ा बहुत सिलेबस अपने हिसाब से चेंज कर देती है। तो इस पूरी शिक्षा प्रणाली को राजनीति से दूर रखी जाए कि जो भी सरकारें आए जाएं, शिक्षा का जो बच्चों को पढ़ाया जा रहा है सिलेबस, उसमें कोई बदलाव ना हो तो वो ऐसा हो जो बच्चों के हित में हो, जो इतिहास को तोड़ मरोड़ करके ना पढ़ाता हो, जो इतिहास हुआ है उसको पढ़ाया जाए। तो जब भी हम पाठ्यक्रम बनाते हैं तो पहला सवाल ये पूछते हैं इसमें बच्चे के लिए क्या है, ना कि मेरे आका के लिए क्या है। बिल्कुल। तो अगर बच्चे के लिए उसमें कोई सीख है तो मुझे वो पढ़ानी चाहिए, एक बात। दूसरी बात यह है कि ये बात सही है कि राजनीतिक दबाव में कई परिवर्तन होते हैं, ये मैं नकार नहीं रहा हूं, लेकिन एक बात इसमें समझते हैं कि अगर इजिप्ट में खुदाई में मुझे एक नया पिरामिड मिला, एक उदाहरण के तौर पे लेता, बिल्कुल जी। तो क्या उसको इतिहास में मैं परिवर्तन नहीं करूंगा कि ये पिरामिड मिला, कुछ नई चीजें पता चली हमको? तो ये इवोल्यूशन है जो होता है इतिहास में। तो हमेशा इतिहास बदलता रहता है, ऐसा जरूरी नहीं कि स्थायी रहे। तो सर यही तो बात है ना कि अगर होलोकास्ट का म्यूजियम बनता है तो किसी जर्मन को कोई आपत्ति नहीं होती है, कोई हिटलर को अपने से नहीं जोड़ता है। लेकिन हम थोड़ा सा इतिहास में बदलाव करते हैं, बदलाव नहीं करते हैं, बल्कि जो इतिहास है उसको पढ़ाने का प्रयास करते हैं, तो तमाम सारे दावे आपत्ति आ जाते हैं। धर्म संगठन, जो धर्म गुरु है वो उसको लेके फतवे जारी करने ले जाते हैं, धार्मिक संगठन इसमें कूद जाते हैं। तो ऐसा नहीं कि आप सबको भरोसे में तो ले नहीं सकते, क्योंकि आप एक को लोगे तो दूसरा धर्म गुरु कहेगा मुझसे नहीं पूछा है। नहीं, मुझे लगता है कुछ चीजें हम बेहतर है कि इग्नोर कर दें, हाँ, क्योंकि कुछ आवाजें उठती रहेंगी। हाँ, जो हमको लगता है कि सही है और दिल से माने, बच्चों के लिए फायदेमंद है, हमको कर लेना चाहिए। इसको लेकर आपके कोई सुझाव सरकार के लिए भी? हाँ, मुझे लगता है कि सर क्या 5-5 साल में परिवर्तन होना चाहिए इतिहास, कोई भी सब्जेक्ट के लिए, सिर्फ इतिहास ही नहीं। जितनी तेजी से विज्ञान, गणित और इतिहास बदल रहे हैं, हाँ, इसमें परिवर्तन की जरूरत है। हम 30 साल पुरानी किताबों से अगर विज्ञान और गणित पढ़ते हैं तो पहले अगर 7 ग्रह होते तो अब 8 ग्रह हैं। बिल्कुल। हाँ, तो मैं बदलू नहीं उसको। तो इस तरह से 5-5 साल में जब तक परिवर्तन नहीं होगा तब तक बच्चे अपडेटेड नहीं रहेंगे। टीचर्स तो अपडेटेड नहीं है क्योंकि वो 30 साल पुरानी किताब से पढ़ा रहे हैं। तो परिवर्तन जरूरी है और सभी किताबों एक और चीज है इसलिए भी मनोज जी कि एक साथ परिवर्तन नहीं किया जा सकता। बिल्कुल, क्योंकि आप एक साथ परिवर्तन करोगे तो पढ़ाने वाले आप कहां से लाओगे? तो धीरे धीरे बदलाव होगा, तो जो शिक्षा देने वाले हैं वो भी शिक्षित होते जाएंगे, नई चीजें सीखते जाएंगे। जैसे हम बात करते हैं कंप्यूटर के दौर की, पहले प्रिंटिंग आती थी, आप किस तरह से कंप्यूटर का इस्तेमाल करते, तो आज लैपटॉप करते। मोबाइल को ही देख लीजिए, आज जो बच्चे बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते, पहले के मोबाइल कैसे थे, अपडेट होते जा रहे हैं। तो जो सूरी साहब कह रहे हैं कि समय के अनुसार बदलाव होने चाहिए, तो मुझे लगता है कि वैसे ही धीरे धीरे बदलाव हो रहा है। एक साथ पूरी आप किताब बदल दोगे तो ना पढ़ाने वाले को समझ में आएगा, ना पढ़ने वाले को समझ में आएगा, तो फिर उसका कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो समय के साथ जैसे बदलाव होता जाता है वैसे बदलाव होने की जरूरत है, और इसके लिए बाकायदा एक कमेटी होनी चाहिए। ये काम सरकारों का नहीं होना चाहिए, बाकायदा शिक्षाविदों का होना चाहिए। क्या पढ़ाना चाहिए, अब बच्चों को क्या जरूरत है, किस तरह की शिक्षा की जरूरत है, कि आप आज की तारीख में कंप्यूटराइज की ज़्यादा ज़रूरत है। अब दौर बदल रहा है, किस तरह से आप देखिए, चाहे युद्ध की बात कर लें हम, किस तरह से युद्ध पहले लड़े जमीन पर लड़े जाते थे, अब आसमान में लड़े जाते हैं, बिना मानव रहित लड़े जाते हैं। तो अब आपको ये बदलाव वहां हो रहा है, तो तमाम चीजों में, शिक्षा में भी बदलाव की जरूरत है। क्योंकि आप वैसे तो बंदूक चलाना सीखोगे नहीं, आप शिक्षक बच्चों को यदि आप सेना में भेजोगे तो क्या बंदूक चलाना सीखो, उनको वैसे हथियारों को चलाना सीखना पड़ेगा। तो वैसे ही शिक्षा में भी बदलाव करना पड़ेगा समय के अनुसार, तो आप वैसे आधुनिक होते चले जाओगे, अचानक बदलाव नहीं हो सकते। तो मुझे लगता है जो सूरी साहब कह रहे हैं, हर 5 साल में बदलाव होना चाहिए, और बदलाव के लिए बाकायदा एक कमेटी होना चाहिए कि कौन लोग बदलाव करेंगे।
सियासत का निश्चित तौर पर दखल रहता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि आप आ गए, अगली सरकार दूसरे की आ गई, उसने एक तरफा बदल दिया, अपने हिसाब से बदल दिया। तो इसमें कुछ जिस तरह का एक ब्रेक होना चाहिए, ब्रेकर होना चाहिए, वो तय करने वाले शिक्षाविद होना चाहिए। सर लेकिन सूरी साहब एक और चीज़ है ना कि जैसे बच्चों के बस्ते के बोझ कम करने की बात होती वो कम हुआ नहीं, लेकिन समय आ गया अब टीचरों का बोझ भी कम कर दिया जाए ना, ताकि जो नई शिक्षा प्रणाली पढ़ा सके, क्योंकि वही टीचर है। हम देख रहे हैं कि अब सेंसस होना है तो आप उसकी टीचर की ड्यूटी लगा देंगे कि भैया घर घर जाओ, बच्चों को छोड़ो, आप जनगणना का फार्म भरवाइए। चुनाव आ जाता आप उसको लगा देते हैं, पोलियो ड्रॉप पिलाना, कुछ करना हो तो फिर जब रिजल्ट खराब आता तो फिर ये नहीं कहते, हम कहते हैं शिक्षा खराब है, शिक्षक अच्छे से नहीं पढ़ा रहा, ये स्कूल का रिजल्ट खराब है, यहाँ का टीचर खराब है। हाँ, ये इसमें तो शिक्षकों की भारी कमी है। 15 लाख शिक्षकों की कमी है पूरे सेटअप में। शासनों के पास पैसा नहीं है और मुझे लगता है वोटर भी नहीं है बच्चे, इसलिए प्राथमिकता नहीं होगी। ये कई चीजें हैं जो दर्द है। शिक्षकों के ऊपर ये बोझ इसलिए क्योंकि आपके पास मैन पावर की कमी है और वो शिक्षित मैन पावर है जो कम यानी मेहनत करके आपको मिल जाता है, इसलिए उनसे करवाते। लेकिन ये बिल्कुल जायज नहीं है कि उनको इस तरह के काम करवाए जाए और उनको शिक्षा पे ध्यान देना चाहिए। अदरवाइज बच्चों के साथ अन्याय है कि स्कूल है, बिल्डिंग है, सब कुछ है, टीचर नहीं है। स्कूल का बिल्डिंग प्राथमिकता नहीं है, पेड़ के नीचे भी एक अच्छा शिक्षक पढ़ा सकता है। तो शिक्षक को शिक्षा देने की बात की प्राथमिकता है, बाकी सब काम ऐसे ही हैं जो करवाते हैं गलत है। आप भी लंबे समय से पेशे से जुड़े, तो कभी ऐसा हुआ कि सरकार की ओर से आपसे कुछ सुझाव मांगे गए और वो माने गए हों? हाँ बिल्कुल हुआ है ऐसा केंद्र सरकार के द्वारा, क्योंकि मैं सलाहकार रहा हूँ केंद्र सरकार का। जी हाँ, तो मुझसे मांगा गया है। जैसे एक उदाहरण के तौर पे अगर समय हो तो जी बिल्कुल बिल्कुल है। 15 लाख शिक्षकों के में ज्यादातर जो है गणित और भौतिक शास्त्र या विज्ञान के शिक्षक कम है, अंग्रेजी के अलावा। तो मैंने ये कहा कि आप एमएससी फिजिक्स, एमएससी केमिस्ट्री खोज रहे हैं, एमएससी मैथमेटिक्स, और वो मिल नहीं रहे हैं आपको, क्योंकि आजकल एमएससी नहीं करता। और दूसरी तरफ कोचिंग में आप देखोगे तो इंजीनियर पढ़ा रहे हैं और बच्चे कोचिंग की तरफ भागते हैं स्कूल छोड़कर। तो मैंने कहा कि क्यों ना हम अर्हता को थोड़ा सा परिवर्तित करके इंजीनियर को अपने स्कूलों में ले आए, बोल दे कि 2 साल के अंदर बीएड कर लो। तो ये माना गया और सीबीएसई ने इसको मानक माना है। तो एक्चुअली क्या, इंजीनियर बेरोजगार है और एमएससी मिल नहीं रहा है और टीचर नहीं मिल रहे हैं और अर्हता वाले, छोटा सा अगर परिवर्तन कर दिया, इन्होंने इंजीनियर को ले लिया तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ्स तीनों पढ़ाएगा और उसकी बेरोजगारी भी दूर होगी। तो ये उन्होंने सुझाव लिया है। तो कितना अच्छा हो कि ये जो आपने सुझाव दिया, छोटे से सुझाव से एक बड़ा परिवर्तन आ गया। तो इस छोटे से सुझाव में जो सिलेबस में बदलाव है उसको सब मान लें तो हो सकता है कि नई शिक्षा क्रांति हो जाए। और जो बच्चे अभी तक हम देख रहे थे कि जो खबरें आती हैं कि अगर उनको 10 का पढ़ा नहीं आता है, अगर उनको ABCD पूरी नहीं आ पाती है, उसके लिए भी शायद सरकारें सोचें और इस नए सिलेबस का सभी स्वागत करें, इसका हम उम्मीद करते हैं। बहरहाल आपने समय दिया, इसके लिए बहुत धन्यवाद आपका शेट्टी साहब। तो मुगल नहीं महान, और अगर नहीं है तो इतिहास में लिखा है, कोई नया इतिहास पढ़ाया नहीं जा रहा है, लेकिन सही तरीके से अगर इतिहास पढ़ाया जा रहा है या पढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है तो उसमें किसी को आपत्ति क्यों है। और अगर जिसको आपत्ति है तो वो अपने दावे तर्क के साथ सामने आए और अपनी बात मजबूती से रखे। केवल इसलिए आप उसको खारिज ना कर दें कि ये उस सरकार का बनाया इतिहास था या इस सरकार का बनाया पढ़ाया इतिहास है। अटेंशन में आज इतना ही, मुझे दीजिए इजाज़त और आप देखते रहिए अनादि टीवी। नमस्कार।